हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरफ्शा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU SOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। हम लोग इस बुक के या ये कहूँ इस सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे विद आंसर। एंड देखिए, मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन पेपर पूरा ही डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके आंसर भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से उन्हें चेक कर सकते हैं। एंड देखिए, ये जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फॉर मोर कनेक्टिविटी फॉर मोर वीडियोस आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इन सब की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DU SOL को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको ये सारे फीचर्स एंड आपको हमारे जो नोट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पेपर से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूँ। BA प्रोग्राम हिंदी का है फर्स्ट सेमेस्टर का। इसका नाम हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का देखने को मिलता है। 3 घंटे के लिए अटैम्प्ट करना होगा और यहाँ आपको सभी जो प्रश्न हैं वो करने अनिवार्य हैं, बस आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कला विधा के रूप में सिनेमा की विशेषताओं पर परिचय देखिए या परिचय आपको देना है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, सिनेमा विधा कला रूपों का संगम है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी जो सिनेमा विधा है वो कला रूपों का एक संगम है, किस तरह से ये आपको बताना है, इस कथन की आपको समीक्षा करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी जो हिंदी सिनेमा है इसकी आपको विकास यात्रा बतानी है। इसके अथवा में क्वेश्चन आपको दिख जाता है, स्वतंत्र यात्रा हिंदी सिनेमा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी यहाँ आपको विशेषताएं जो थी उन पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है आपका, सिनेमा निर्माण में कैमरे के महत्व को रेखांकित कीजिए। ठीक है, उसके अथवा में आपको एक और क्वेश्चन मिल जाता है, कैमरा सिनेमा निर्माण की आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। यानी जो सिनेमा है वो यानी जो कैमरा है वो सिनेमा निर्माण की आधारभूत जो आवश्यकता है वो है, किस तरह से ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नई तकनीक ने किस प्रकार से सिनेमा को और भी प्रभावशाली बनाने का कार्य किया है, किस तरह से ये आपको बताना है कि नई तकनीक जो है वो और ज़्यादा प्रभावशाली बना रही है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, मुगले ए आज़म फिल्म की समीक्षा कीजिए। देखिए, लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी मैंने आपको कुछ मूवीज़ बताई थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें PK मूवी है, मुगले आज़म मूवी है, मदर इंडिया है, ये सारी जो मूवीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए कौन कौन से। पहला है आपका, हिंदी सिनेमा का आरंभिक दौर, यानी जो हिंदी सिनेमा का आरंभिक दौर था उसके ऊपर डिस्कस करना है। उसके बाद में है आपका, हिंदी सिनेमा में गीत संगीत, यानी जो हिंदी सिनेमा के गीत संगीत हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। फिर उसके बाद में आपको शॉर्ट्स और सीक्वेंस के ऊपर चर्चा करनी है। उसके बाद में मदर इंडिया फिल्म का कथानक आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना होगा। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन था हमारा, कला विधा के रूप में सिनेमा की विशेषताओं का आपको परिचय देना था, किस तरह से आप इसे लिखेंगे। सिनेमा आधुनिक समय की सबसे प्रभावशाली कला विधा के रूप में से एक है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि समाज, संस्कृति, विचार और जीवन के अनुभवों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने वाली सशक्त कला भी है। यानी जो हमारे जीवन है, सामाजिक विचार हैं, उन्हें एक तरह से प्रस्तुत करती है। सिनेमा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सिनेमा अनेक कलाएं जैसे साहित्य, संगीत, रंगमंच, चित्रकला, नृत्य नृत्य
फोटोग्राफी तकनीक और अभिनय सभी मिलकर एक नया संपूर्ण कला रूप बनती है। यही कारण है कि इसमें सामूहिक कला भी शामिल है, यानी इसमें हम सामूहिक कला को भी शामिल करते हैं। पुस्तक के विभिन्न भागों में यह स्पष्ट है कि सिनेमा दृश्य माध्यम के रूपों में दर्शक को सीधे उसके अनुभवों और भावनाओं से जोड़ती है। इसलिए सिनेमा की कला विधा के रूप में विशेषताओं को समझना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए भी हम समझते हैं। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, पहले हम देखेंगे सिनेमा का दृश्य श्रवण स्वरूप किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह दृश्य यानी विजुअल और श्रवण यानी ऑडियो दोनों माध्यमों को जोड़कर कहानी प्रस्तुत करती है। यानी इसमें ऑडियो भी होती है और विजुअल भी होती है। शब्द, संगीत, ध्वनि, चित्र ये सभी मिलकर एक बहुआयामी अनुभव देते हैं। दर्शक केवल पढ़ता नहीं बल्कि देखता और सुनता है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि जो देखने वाला है सिर्फ पढ़ता नहीं है बल्कि देखता और सुनता भी है। ठीक है, इस कारण सिनेमा का प्रभाव अन्य कलाओं की तुलना में अधिक तीव्र, जीवित और तुरंत अनुभव करने योग्य होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अनेक कलाओं का समन्वय किस तरह से। सिनेमा एक साथ कई प्रकार की कलाओं को अपने भीतर समाहित करती है। जैसे कौन कौन सी, पहला आप लिखेंगे साहित्य से कहानी व संवाद होता है, संगीतों से भाव और वातावरण बनता है, अभिनय से चरित्र निर्माण होता है, चित्रकला से दृश्य संरचना होती है, नृत्य से भाव व्यक्तित्व होता है, उसके बाद में तकनीक से प्रस्तुति और संपादन होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें पुस्तक के अनुसार सिनेमा में भी कलाएं अपनी श्रेष्ठ क्षमता के साथ कार्य करती हैं, जिससे यह कला विधा सबसे प्रभावशाली बन जाती है। इसी वजह से जो कला विधा है वो सबसे प्रभावशाली माध्यम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यापक जन संप्रेषण क्षमता किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे सिनेमा समाज की किसी भी वर्ग, आयु और पृष्ठभूमि के व्यक्ति तक पहुंचने की क्षमता रखती है। यानी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग इसको देखते हैं। अन्य कलाओं की तरह इसे समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। दृश्य भाषा सबके लिए समान होती है। इस कारण सिनेमा बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय संदेश फैलाने का प्रभावी साधन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वास्तविकता को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता किस तरह से। सिनेमा समाज, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जीवन मूल्य, संघर्षों और मानव भावनाओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करती हैं। पुस्तक में वर्णित कई उदाहरण यह दर्शाते हैं कि सिनेमा कहानियों को इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि दर्शक उसमें अपने जीवन की झलक देख पाते हैं। यानी देखने वाला अपने जीवन से उसे कनेक्ट करता है। दृश्यात्मक रूप से किसी भी घटना, परिवेश या पात्र को प्रस्तुत करने की क्षमता सिनेमा की अन्य कलाओं से विशिष्ट होती है, इसीलिए भी वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे भावनात्मक प्रभाव की तीव्रता। सिनेमा दर्शक के मन और भावनाओं पर सीधे प्रभाव डालती है। फिल्म का संगीत, दृश्य, रंग, भाव भंगिमा, संवाद सब मिलकर ऐसी अनुभूति करवाते हैं जिससे शब्दों में व्यक्त करने भी कठिन हो जाता है। यानी अगर हम कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो व्यक्ति रोने लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि सिनेमा सामाजिक संवेदनाओं, मानवीय हृदय, हास्य, प्रेम, संघर्ष, हर भाव को अत्यंत गहराई से व्यक्त करती है, और यही सारे रीजंस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे तकनीक और रचनात्मकता का मिश्रण किस तरह से। सिनेमा एक तकनीकी कला भी है। कैमरा, प्रकाश व्यवस्था, संपादन, ध्वनि, रिकॉर्डिंग, दृश्य प्रभाव आदि इसके अभिन्न अंग हो जाते हैं। ये सारे ही इसके महत्वपूर्ण अंग है। तकनीक के साथ रचनात्मकता जोड़ने पर सिनेमा और अधिक सशक्त बन जाती है। पुस्तकों में वर्णित फिल्म की भाषा और तकनीकी पहलुओं से स्पष्ट है, सिनेमा केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि तकनीकी दक्षता का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी अगर सिनेमा में या ये कहें फिल्म में तकनीक का सही प्रयोग ना हो तो उसे सही तरीके से व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अब
हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक दस्तावेज का स्वरूप। किस तरह से सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज में बदलते स्वरूप, समस्याओं, विचारधाराओं और सांस्कृतिक विविधताओं को भी दर्ज करती है। अनेक फिल्मों में समय, समाज और मानवीय जीवन के उतार चढ़ाव को जिस संवेदनशीलता से दिखाया गया है वह इसे सांस्कृतिक अभिलेख के रूप में स्थापित करता है। ये सामाजिक चेतना को प्रभावित करती है और कई बार परिवर्तन का माध्यम भी बन जाती है। जैसे कि सती प्रथा को ख़त्म करने में भी मूवीज़ ने बहुत रोल निभाया था। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कला विधा के रूप में सिनेमा एक बहुआयामी, प्रभावशाली और जीवित कर रहा है जिसमें अनेक कलाओं का समन्वय होता है। यानी इसके अंदर एक कला न होकर बहुत सारी कला देखने को मिलती है जिससे यह दर्शकों को गहरे अनुभव प्रदान करती है। सिनेमा केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज, सांस्कृतिक और मनुष्य की संवेदनाओं को समझने तथा व्यक्त करने का सबसे व्यापक और प्रभावी माध्यम बन चुका है। सबसे सशक्त भी यही माध्यम है। तकनीक और रचनात्मकता के मेल ने इसे निरंतर विकसित किया है। इसलिए सिनेमा को आधुनिक युग की सबसे समृद्ध, शक्तिशाली और लोकप्रिय कला विधा में गिना जाता है। यानी ये सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय और शक्तिशाली विधा है उसके रूप में देखी जाती है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था। इसके अथवा का क्वेश्चन है सिनेमा कला विधा स्वरूप का संगम है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी आपको इस कथन में या इस क्वेश्चन में बताना है कि सिनेमा जो विधा है वो कला रूपों का संगम है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसको आप लिखेंगे सिनेमा का आधुनिक युग की सबसे प्रभावी और लोकप्रिय कला मानी जाती है। यानी ये सबसे प्रभावी और लोकप्रिय कलाओं में से एक है। ये केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि अनेक कलाओं का सम्मिलित रूप है जहाँ साहित्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, अभिनय, नृत्य, तकनीक और दृश्य श्रवण माध्यम एक साथ मिलकर एक संपूर्ण कला का निर्माण करते हैं। यानी पूरी एक कला बना देते हैं। पाठ्य सामग्री में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सिनेमा में साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न रूपों का समन्वय होता है। यानी इसमें हम सारे ही रूप देख सकते हैं तथा आधुनिक सभी कलाएं अपने विकसित रूप में इससे जुड़ी रहती हैं। इसीलिए सिनेमा को उचित ही सब सम्मिश्र कला और दृश्य कला कहा जाता है। इसीलिए इसे दृश्य कला भी कहते हैं। इसी आधार पर इसे इस कथन की विस्तृत समीक्षा निम्न है। किस तरह से हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं, यह हमारा इंट्रो हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे साहित्य और कहानी कला का संगम। किस तरह से सिनेमा का मूल आधार उसकी कहानी होती है। कहानी, संवाद, पात्र, यह सभी तत्व साहित्य से आते हैं। फिल्म की संरचना में कथा वस्तु, चरित्र, चित्रण, वातावरण निर्माण और घटनाओं का क्रम साहित्य की परंपरा से ही विकसित होता है। पाठ्य सामग्री में स्पष्ट होता है कि सिनेमा कहानी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करती है और दर्शक देखने के माध्यम से कथा को अनुभव प्रदान करते हैं कि हाँ वो उस चीज़ से कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। इस प्रकार साहित्य सिनेमा को विषय, भाषा, भाव और संरचना प्रदान करते हैं जिससे सिनेमा कई अन्य कलाओं की तुलना में अधिक प्रभावी बन जाती है। इसीलिए भी ये ज़्यादा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संगीत और ध्वनि कला का समन्वय। किस तरह से संगीत सिनेमा की प्राण शक्ति है। फिल्म में गीत, संगीत, पृष्ठ संगीत, ध्वनि, प्रभाव, ये सभी भावनाओं को तीव्रता से व्यक्त करते हैं। यानी तेजी से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। इतिहास के माध्यम से यह स्पष्ट है कि भारतीय सिनेमा के निर्माण में संगीत का योग्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सिनेमा को संवेदनात्मक शक्ति प्रदान करता है। यानी एक तरह से जो संवेदना है वो प्रकट करता है। संगीत न केवल वातावरण बनाता है बल्कि दृश्य के प्रभाव को गहराई बढ़ाता है। यानी इसको गहराई भी प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अभिनय कला का सशक्त उपकरण किस तरह से है। चलिए इसमें देख लेते हैं। सिनेमा में कलाकार का अभिनय कहानी को जीवित बनाता है। हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़ और शारीरिक भाषा, यह सभी अभिनय कला के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अभिनय ही वह माध्यम है जिसके द्वारा दर्शक पात्रों से अपने भाव जोड़ते हैं। यानी अपने हाव भाव या अपनी भावनाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं।
फिल्मों में अभिनय नाटक कला के सिद्धांत के आधार पर विकसित होते हैं, इसीलिए सिनेमा नाटक का विस्तार भी माना जाता है, इसीलिए सिनेमा को नाटक का विस्तार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चित्रकला, सौंदर्य बोध और दृश्य। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे, सिनेमा का हर दृश्य एक चलती हुई चित्रकला जैसे होता है। कैमरा, एक्शन फ्रेम, प्रकाश व्यवस्था, रंगों का प्रयोग, ये सभी तत्व दृश्य कला से जुड़े होते हैं। पाठ्य सामग्री में भी उल्लेख है कि सिनेमा में दृश्य संरचना और कलात्मक संरचना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, यानी जो दृश्य संरचना है और जो कलात्मक संरचना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और यह उसे अन्य कलाओं से विशिष्ट बनाती हैं। दृश्य कला के बिना फिल्म का सौंदर्य अधूरा रहता है, तभी फिल्म जो है वो पूरी होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नृत्य कला और शारीरिक अभिव्यक्ति का मेल। किस तरह से भारतीय सिनेमा में नृत्य महत्वपूर्ण कला रूप है। गीतों के साथ होने वाले नृत्य न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं बल्कि भावों को भी अभिव्यक्त का माध्यम बनते हैं, यानी जो भावनाएं होती हैं उसको भी व्यक्त करते हैं। नृत्य शैली, लय, ताल और मुद्रा से सब नियमों का दृश्य सौंदर्य बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तकनीकी कला और आधुनिक रचनात्मकता। किस तरह से सिनेमा तकनीकी कला का भी अद्भुत उदाहरण है। कैमरा तकनीक, एडिटिंग, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इन सभी सहायता से फिल्म अपनी पूरी रचना और प्रभाव पैदा करती है। पाठ्य सामग्री से सिनेमा को दृश्य और तकनीकी कला का विकसित रूप बताया गया है, यानी हम इसको एक तरह से विकसित रूप बता सकते हैं जिसमें आधुनिक तकनीक का प्रभाव बढ़ता गया है, यानी जो आधुनिक तकनीक है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। तकनीक सिनेमा को नवीनता और विश्वसनीयता प्रदान करती हैं, यानी जो नवीनता है, नई नई चीज़ें हैं वो भी प्रदान करती हैं और एक जो विश्वास होता है वो भी प्रकट करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समग्र प्रभाव। सिनेमा एक समष्टि कला। किस तरह से सिनेमा की विशेषता ये है कि यह अकेली ऐसी एक कला के प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि कई कलाओं का संयुक्त रूप है, यानी इसमें हम कई कलाओं को एक साथ देख सकते हैं। साहित्य कथा देता है, संगीत भाव देता है, नाटक संवाद देता है, चित्रकला दृश्य देती है, नृत्य मनोरंजन देता है और तकनीक इन सभी को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये सारी जो एक तरह से कला हैं वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। पाठ्य सामग्री में इस समिष्टि कला तथा दृश्य कला के रूप में स्पष्ट माना गया है, या ये कहें इन सब का संतुलन माना गया है, क्योंकि इसमें सभी प्रमुख कलाओं का सम्मिश्रण होता है, यानी सारी कलाओं को एक साथ रखा जाता है या मिश्रण देखने को मिलता है। अब हम इसका निष्कर्ष या उपसंहार देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे सिनेमा वास्तव में विभिन्न कलाओं रूपों का संगम है। इसमें साहित्य, संगीत, अभिनय, नृत्य, चित्रकला और तकनीक का अद्भुत समन्वय मिलता है जो इसे अन्य कलाओं से अधिक व्यापक और प्रभावशाली बनाता है। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्ति केवल सुनता या पढ़ता नहीं बल्कि देखना और महसूस करता है। यही कारण है कि सिनेमा आधुनिक युग की सबसे संपूर्ण जीवन और प्रभावशाली कला मानी जाती है। इस प्रकार सिनेमा विविध कला रूपों का संगम है। यह कथन पूर्ण सही, सार्थक और तथ्यपूर्ण सिद्ध होता है, यानी हम इसे बिल्कुल सही और एक तरह से सार्थक और जो तर्क और तथ्यपूर्ण है वो सिद्ध कर सकते हैं ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा है वो किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे हिंदी सिनेमा का इतिहास 100 से अधिक वर्षों की लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति, भाषा, संगीत और जीवन मूल्य को प्रभावित करने वाला एक सशक्त माध्यम भी है। यानी ये एक तरह से जो भारतीय समाज है, संस्कृति है, भाषा है, संगीत है और जीवन मूल्य है, सभी को प्रभावित करता है। शुरुआती
दौर में यह तकनीक और संसाधनों की दृष्टि से सीमित था, परंतु समय के साथ साथ तकनीकी विषय वस्तु, निर्माण शैली तथा दृष्टिकोण में निरंतर परिवर्तन हुआ है। यानी एक तरह से निरंतर बिना रुके ये परिवर्तन करता आया है। इसी परिवर्तन ने हिंदी सिनेमा को एक छोटे से प्रयोगात्मक प्रयास से उठाकर विश्व स्तरीय इंडस्ट्री के रूप में स्थापित किया। इस विकास यात्रा में मूक फिल्मों से लेकर टॉकी फिल्मों, स्वाधीनता उत्तरकाल 70 से 80 के दशक के सामाजिक राजनीतिक बदलावों, 1990 के बाद के उदारीकरण के प्रभाव और समाज के डिजिटल युग तक कई महत्वपूर्ण पड़ाव रखे हैं। यानी हम इसमें कई महत्वपूर्ण जो पड़ाव हैं या महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हैं वो देख सकते हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को निरंतर प्रस्तुत, विस्तृत और समृद्ध बनाया है। यानी बिना रुके इसे आगे बढ़ाया है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इंट्रो। इसमें देख लेते हैं, इसमें आप लिखेंगे मूक फिल्मों का प्रारंभिक दौर, जो कि 1913 से आगे हुआ था। हिंदी सिनेमा की यात्रा 1913 से राजा हरिश्चंद्र जैसी पहली भारतीय फिल्म से शुरू हुई, और ये जो थी ये एक मूक फिल्म थी। यह समय वह था जब फिल्मों बिना संवाद और बिना ध्वनि के बनती थी, यानी मूक होती थी। तकनीक सीमित थी, परंतु निर्देशक, कलाकार और तकनीशियन नए माध्यमों को समझने और प्रयोग करने में लगे थे। इस दौर में पौराणिक कथाएं, धार्मिक प्रसंग और लोक कथाएं ही अधिकतर फिल्मों का आधार बनती थी। यानी जो पौराणिक कथाएं थी, धार्मिक जो प्रयास थे या जो रामायण थी, उन्हीं के टॉपिक्स लिए जाते थे फिल्मों के लिए, क्योंकि दर्शक ऐसी फिल्मों से आसानी से जुड़ पाते थे। इस समय सिनेमा अभी एक नए और रोचक युग था, इसीलिए इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ भारतीय संस्कृति, कहानी को दृश्य प्रदान करना या दृश्य रूप देना भी था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे टॉकी फिल्मों का दौर और आलम आरा की क्रांति, जो कि 1931 के बाद हुई थी। किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे 1931 में आलम आरा जैसी पहली बोलती फिल्म के आने के बाद हिंदी सिनेमा एक नए युग में प्रवेश करता है। संवाद, गीत और संगीत फिल्मों का मूल आधार बन गया। यह बदलाव इतना प्रभावी था कि मूक फिल्मों का दौर लगभग समाप्त हो गया। यानी इसके बाद में मूक फिल्में बिल्कुल ही बंद हो गईं। इस समय फिल्म सामाजिक, भावनात्मक और पारिवारिक विषयों पर केंद्रित हो गई। यानी जो सामाजिक, भावनात्मक और जो पारिवारिक विषय थे उनके ऊपर बनने लगे। गीत और संगीत ने हिंदी फिल्मों की पहचान को मजबूत किया और फिल्म अब छवियों के साथ साथ शब्द, आवाज, भावनाओं का भी माध्यम बन गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे स्वाधीनता पूर्ण काल, जो कि 1931 से 1947 तक रहा था। इस काल में क्या हुआ? इस काल में भारतीय समाज ब्रिटिश शासन के दबावों और राष्ट्रीय आंदोलन की अंगों के बीच था। फिल्मों में सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय चेतना, स्त्री स्थिति, गरीबी और व्यवस्था विरोधी भावनाएं देखने को मिलती हैं या देखी गईं। इस समय सामाजिक न्याय, समानता और स्वाभिमान से जुड़ी फिल्म सामने आई थी। फिल्मकार समाज की वास्तविकताओं को पर्दे पर लाने लगे, जिससे सिनेमा एक गंभीर सामाजिक माध्यम बन गई थी। यानी जो समाज की समस्याएं थी अब वो सिनेमा के माध्यम से बाहर आ रही थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वाधीनता उत्तरकाल और स्वर्णिम युग। किस तरह से आज़ादी के बाद हिंदी सिनेमा ने अपने पहचान और विस्तार को नया आकार दिया। फिल्म अब अधिक परिपक्व विषयों से जुड़ने लगी। राष्ट्रीय निर्माण, सामाजिक सुधार, ग्रामीण जीवन, श्रमिक वर्ग की समस्याएं और भारतीय परिवार संरचना इस दौर में महत्वपूर्ण विषय बन गए थे। यानी इन विषयों पर अब जो मूवीज थी वो बनने लगी। निर्माण, तकनीक और संगीत दोनों का स्तर उच्च हुआ और कई महान कलाकार, संगीतकार तथा निर्देशक इस समय उभरे। हिंदी फिल्म संगीत ने अपने विशिष्ट पहचान स्थापित कर ली। यानी अब आकर जो हिंदी फिल्म संगीत था या हिंदी फिल्म थी, उन्होंने अपनी जो पहचान है वो बनानी शुरू कर दी।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1960 से 1980 का दशक, व्यावसायिकता, बड़े सितारे और बदलता समाज। किस तरह से इस समय फिल्मों में रंगीन फिल्में, तकनीक का विकास हुआ और बड़े बड़े सितारे सामने आए। फिल्म सामाजिक मुद्दों के साथ साथ प्रेम, संघर्ष, एक्शन और पारिवारिक नाटकों के मिश्रण के रूप में दिखाई देने लगी। इस काल में समाज में ये हो रहे आर्थिक सामाजिक बदलावों का प्रभाव भी फिल्मों में साफ दिखाई देने लगा। सिनेमा अधिक व्यावसायिक हुई और दर्शकों को मनोरंजन इसका प्रमुख केंद्र बन गया, यानी मनोरंजन अब बहुत ज़्यादा फिल्मों के माध्यम से होने लगा। गीत संगीत ने भी इस काल में व्यापक लोकप्रियता हासिल कर ली, यानी जो गीत संगीत था अब वो भी बहुत बड़े लेवल पर पसंद किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1990 के बाद का दौर, उदारीकरण, वैश्वीकरण और नई तकनीक। किस तरह से 1990 के बाद देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद सिनेमा में भी बड़े परिवर्तन आए। नई तकनीक, मल्टीप्लेक्स कल्चर, वैश्विक बाजार, बड़े बजट और नए विषयों ने फिल्मों को अधिक आधुनिक रूप दिया। समाज में तेजी से फैले बदलाव जैसे जैसे परिवार संरचना में परिवर्तन, शहरीकरण, युवा संस्कृति, नए मूल्य बोध, इन सब ने फिल्मों की कथा विन्यास को प्रभावित किया, यानी इन सभी ने जो फिल्मों की कथा थी उसे भी परिवर्तन किया। फिल्म निर्देशन, लेखन और अभिनय में पेशेवरता बढ़ी और फिल्मों में दायरा भारतीय समाज से आगे बढ़कर वैश्विक दर्शकों तक फैलने लगा। यानी अब भारतीय जो समाज था उससे आगे जो फिल्में थीं वैश्विक स्तर की थीं वो बनने लगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिजिटल युग और समकालीन हिंदी सिनेमा। किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इस हिंदी सिनेमा डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी थी। कैमरा तकनीक, एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ओटीटी, मोबाइल सिनेमैटोग्राफी, इन सभी ने फिल्म निर्माण और प्रदर्शन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया था जब ये सारी चीज़ें आ गईं। आज फिल्में केवल बड़े पर्दे तक सीमित नहीं हैं बल्कि वह घरों, मोबाइलों और इंटरनेट प्लेटफॉर्मों तक व्यापक रूप से पहुंच चुकी हैं। यानी कोई भी अब बड़े पर्दों के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े पर्दों यानी हॉलों पर ही जाके देखे, लोग घर बैठे मोबाइलों पर इंटरनेट के माध्यम से भी फिल्मों को देख लेते हैं। विषय वस्तु में भी अधिक विविधता आई है। स्त्री जीवन, छोटे शहरों के संघर्ष, वास्तविक घटनाएं, राजनीतिक पहलू, मानसिक व्यवस्था, सामाजिक असमानताएं और समकालीन मुद्दों पर आधारित फिल्में बड़ी संख्या में बनने लगी हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। इसमें आप देखेंगे हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर तकनीक, समाज, दर्शन, रुचि और आर्थिक स्थितियों के अनुसार परिवर्तन आते रहे हैं या परिवर्तन हम देख सकते हैं। मूक फिल्मों से लेकर ध्वनि युग, स्वाधीनतापूर्ण सामाजिक चेतना से लेकर स्वाधीनता उत्तर के निर्माणवाद, रंगीन फिल्मों, बड़े सितारे, व्यावसायीकरण, उदारीकरण के प्रभाव से लेकर डिजिटल और वैश्विक युग तक हर चरण में हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान मिली है, यानी एक नया ही रूप लिया है। आज हिंदी सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय समाज के बदलते स्वरूप, आकांक्षाओं और जटिलताओं का प्रतिनिधित्व बन चुकी है। यानी आज की जो हमारी हिंदी सिनेमा है वो सिर्फ मनोरंजन का ही नहीं बल्कि जो हमारी बदलता स्वरूप है, आकांक्षाएं हैं, डिजिटल जो चीज़ें हैं या जो जटिलता हैं उनको भी प्रकट करती है। इसकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और आने वाले समय तकनीक तथा विषय वस्तु के नए प्रयोगों से इसे और भी समृद्ध बना रही है या समृद्ध बनाने का प्रयास कर रही है ताकि इसे आने वाला जो युग है उसके साथ ढाला जा सके। अब हम देखेंगे इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन था, अथवा में पूछा गया था स्वतंत्र योत्तर हिंदी सिनेमा की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना था। किस तरह से आप इसे अटेम्प्ट करेंगे हम देखेंगे। पहले परिचय में आप लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी सिनेमा में सोच, विषय वस्तु, तकनीक और प्रस्तुति सभी स्तरों पर बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं या बड़े परिवर्तन आए थे। 1947 के बाद देश कई सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहा था और इन परिस्थितियों ने फिल्मों की दिशा
और संवेदना को प्रभावित किया। इस दौर में सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम न रहकर सामाजिक यथार्थ, आम जनता की समस्याओं और नए भारतीय समाज के निर्माण की आकांक्षाओं का दर्पण भी बन गई थी। स्वतंत्रोत्तर हिंदी सिनेमा में विविधता, प्रयोग, धार्मिक और यथार्थपरक दृष्टि की वृद्धि देखने को मिली, जिसने इस अधिक परिपक्व और सामाजिक सरोकार से युक्त बना दिया। यानी इसमें हम बहुत सारे जो परिवर्तन हैं वो देख सकते हैं। आप किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे, पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक यथार्थवाद का उभार। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद फिल्मों में समाज में वास्तविक रूप को देखने का प्रयास बढ़ा। गरीबी, बेरोजगारी, विस्थापन, वर्ग असमानताएं, शहरों का फैलता दबाव और आम आदमी के संघर्ष जैसे विषय प्रमुख बनने लगे। इस दौर की फिल्मों में चित्र और घटनाएं कल्पना और आधारित न होकर जीवन की सच्चाइयों से प्रेरित थी। यानी यहाँ अब जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं उन पर फिल्में बनने लगी। यही कारण था कि दर्शक फिल्मों से भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ने लगे। सामाजिक यथार्थवादी फिल्म एक तरह से राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया को भी अभिव्यक्त करने लगी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मध्य वर्ग और श्रमिक वर्ग का सशक्त चित्रण। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता के पहले फिल्मों का केंद्र अधिकतर पौराणिक या ऐतिहासिक कहानी हुआ करता था। यानी स्वतंत्रता से पहले जो फिल्में बनती थी या तो वो पौराणिक आधार पर या फिर ऐतिहासिक जो कहानियाँ थी उन पर ही बनती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद मध्य वर्ग, श्रमिक वर्ग और हाशिए पर खड़े लोगों की जीवन स्थिति फिल्मों के केंद्र बन गई थी। इस बदलाव से सिनेमा आम दर्शकों और अधिक निकट हुई। छोटे शहरों और कस्बों की सांस्कृतिक जीवन शैली, पारिवारिक संघर्ष और संबंधों की जटिलताएं फिल्मों का नया आधार बन गई थी और ये सारे जो मुद्दे थे अब फिल्मों में आने लगे थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्त्री चेतना और स्त्री चरित्रों का बदलाव। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता उत्तर हिंदी सिनेमा में स्त्री का चित्रण अधिक सशक्त रूप से कर आया। पहले जहां स्त्रियां केवल पारिवारिक दायित्व निभाने वाली पात्रों तक सीमित थीं, वही बाद के वर्षों में उनके स्वतंत्रता, निर्णय, संघर्ष, शिक्षा, कामकाजी जीवन और आत्मसम्मान से जुड़े प्रश्न कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उन उनके अधिकारों और समस्याओं को फिल्मों से गंभीरता से उठाया, जिससे महिला केंद्रित फिल्मों की परंपरा मजबूत हो गई। यानी अब जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बदलने लगी, उनकी जो स्थिति फिल्मों में होती थी उसे भी चेंज किया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संगीत, गीत और तकनीक में आधुनिकता का विस्तार। किस तरह से, स्वतंत्रता के बाद फिल्मों में तकनीक लगातार विकसित होती गई। कैमरा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि और संपादन में हुई सुधारों ने फिल्मों को अधिक प्रभावशाली बनाया। संगीत में विविधता बढ़ी। शास्त्रीय लोग सुगम संगीत के साथ आधुनिक संगीत का मिश्रण फिल्मों में दिखाई दिया। यानी अब यहाँ पर जो आधुनिक संगीत है उसका भी मिश्रण देखने को मिला। गीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहे बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने, भावनाओं और परिस्थितियों को समझाने का प्रमुख साधन बन गए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नए विषयों और प्रयोग, धार्मिकता का आगमन। किस तरह से, स्वतंत्रोत्तर हिंदी सिनेमा में नए विषयों पर प्रयोग हुए। राजनीतिक परिस्थितियां, भ्रष्टाचार, आपातकाल, ग्रामीण संकट, युवा पीढ़ी की दुविधा, शिक्षा समानता, जाति संघर्ष, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर फिल्में बनने लगीं। कई फिल्मकारों ने पारंपरिक ढर्रे को तोड़कर सिनेमा को नई दिशा। इस प्रयोग धार्मिकता ने हिंदी सिनेमा को अधिक व्यापक और चार उत्तेजक बना दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समानांतर सिनेमा की परंपरा। किस तरह से, इस दौर में मुख्य धारा में मनोरंजन केंद्रीय सिनेमा के साथ साथ समानांतर सिनेमा का विकास हुआ, जिसमें समाज, राजनीति और व्यक्ति के जीवन को बिना अतिशयोक्ति दिखाने का प्रयास किया। इन फिल्मों में कहानी की गंभीरता, संवाद की सरलता, यथार्थपरक अभिनय और संवेदनशीलता दृश्य को महत्व दिया गया। समानांतर सिनेमा ने हिंदी सिनेमा को बौद्धिकता और कलात्मकता को नए स्थान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे
परिवार संबंध और नैतिक मूल्यों पर आधारित कथानक किस तरह से स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में परिवार की संरचना और रिश्तों में कई बदलाव आए हैं, जिनका प्रभाव फिल्मों में दिखाई देता है। यानी हम जो रिश्तों में बदलाव आए हैं, परिवारों में बदलाव आए हैं, उनका प्रभाव फिल्मों में भी देख सकते हैं। संयुक्त परिवार से एकल परिवार और बढ़ते एक कदम, पीढ़ियों के बीच भेदभाव, जीवन मूल्यों में परिवर्तन और भावनात्मक संघर्ष फिल्मों के प्रमुख विषय बने हैं। ऐसे कथानक दर्शक के जीवन से निकटता रखते हैं, इसीलिए इन्हें लोकप्रियता भी अधिक होती है। यानी ये ऐसे जो विषय हैं वो आम जो आदमी है या आम जो लोग हैं, आम जो जीवन है उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें देखना पसंद भी किया जाता है, इसीलिए इन्हें लोकप्रिय माना जाता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे स्वतंत्रोत्तर हिंदी सिनेमा ने भारतीय समाज के बदलते रूप, संघर्ष, आकांक्षाओं और विचारों को संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। इस दौर की फिल्मों के यथार्थ, सामाजिक, सरकार की स्वर, मध्य वर्ग की समस्याएं, तकनीकी प्रगति और विविध विषय का समावेश हुआ। सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन का साधन बनी। इस काल में हिंदी सिनेमा को अधिक परिपक्व, गंभीर, प्रयोगशील और जन सरकार आधारित बनाया गया। यानी जो जन सरकार आधारित चीज़ें थी, अधिक जो प्रभावी है, प्रयोगात्मक है, उसके रूप में बनाया गया, जिससे आगे आने वाले दशकों की फिल्में परंपरा की नींव भी मजबूत हुई। यानी आने वाली जो दशकों तक की मूवीज़ हैं, उनकी जो एक तरह से नींव है उसे भी मजबूत किया है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेमा निर्माण में कैमरे के महत्व को रेखांकित कीजिए। किस तरह से हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। सिनेमा मूल रूप से दृश्यों की भाषा है और इस भाषा को अभिव्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कैमरा होता है। कैमरा सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि वह साधन है जिसके माध्यम से दर्शक अपनी कल्पना, भावनाएं, घटनाएं और अनुभूति दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कैमरे के बिना सिनेमा की कल्पना ही पूरी नहीं होती, क्योंकि यह न केवल दृश्य को रिकॉर्ड करता है, बल्कि इसे एक अर्थ, सौंदर्य और प्रभाव भी देता है। कैमरे की गति, कोण, दूरी, फोकस और प्रकाश, ये सभी मिलकर फिल्म की अभिव्यक्ति को आकार देते हैं। इसीलिए सिनेमा निर्माण में कैमरा कहानी कहने की आत्मा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब ये तो हो गया परिचय। इसे अटेंड कैसे करेंगे। कहानी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का आधार किस तरह से। कैमरा निर्देशक की कल्पना को दृश्य रूप में ढालने का प्रमुख साधन है। जिस कहानी को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, उसे कैमरा अपने चित्रांकन से प्रभावशाली बनाता है। कैमरा हर फ्रेम को इस तरह पकड़ता है कि दर्शक घटनाओं को महसूस कर सकें। कहानी का स्वय है, घटना का मोड़, पात्रों की भावनाएं, सबको कैमरे की तकनीकें जीवित करते हैं। यानी कैमरा ही है जो सारे मोड़ों को, सारे एंगल्स को जोड़े रखता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भावनाओं और वातावरण को निर्मित करने की क्षमता। किस तरह से कैमरा केवल दृश्य रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि भावनाओं का निर्णय भी करता है। किसी पात्र के चेहरे का क्लोज अप दर्शक को उसकी भावनाओं से जोड़ देता है। यानी अगर हीरो या हीरोइन पे फोकस करना होता है तो उसका क्लोज अप लिया जाता है, जबकि वाइड शॉट जगह के वातावरण को उजागर करता है। कैमरे की लाइटिंग, फोकस और एंगल हर दृश्य के भावनात्मक प्रभाव को नियंत्रित करता है, जिससे दर्शक पूरी फिल्म के माहौल में डूब जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दृश्य संरचना और सौंदर्य निर्माण का माध्यम। किस तरह से सिनेमा में फ्रेमिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे तैयार करने का काम कैमरे के माध्यम से ही होता है। यानी कैमरा ही इसे तैयार करता है। कौन सा दृश्य कैसे दिखेगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, पात्र कहाँ खड़े होंगे, इन सब का संतुलन कैमरा तय करता है। कैमरा यह सुनिश्चित करता है कि दृश्य न केवल सूचनात्मक हो, बल्कि सौंदर्यपूर्ण भी हो। इस कारण कैमरा सिनेमा और कलात्मक अभिव्यक्ति का भी महत्वपूर्ण उपकरण हो जाता है, क्योंकि देखिए कौन सा व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा और किसकी क्या पोजीशन होगी, ये सभी कैमरे पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दर्शकों को
दृष्टिकोण प्रदान करना। किस तरह से कैमरा यह तय करता है कि दर्शक किसी दृष्टि को किस दृष्टि से देखेंगे। लो एंगल शॉट पात्रों को शक्तिशाली बनाता है, जबकि हाई एंगल शॉट उसे कमज़ोर दिखा सकता है। इस प्रकार ओवर द शोल्डर शॉट संवाद को अधिक वास्तविक बनाता है। कैमरा अपनी भाषा के माध्यम से दर्शकों को एक खास दृष्टिकोण देता है, जिससे कहानी का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गति और ऊर्जा का निर्माण। सिनेमा में दृश्य की गति बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरे की मूवमेंट जैसे पैन, टिल्ट, ट्रैक, डाली, हेडलाइट सीन में ऊर्जा पैदा करता है। एक चलती हुई कैमरा मूवमेंट दर्शकों को कहानी का हिस्सा महसूस कराती है। एक्शन, रोमांच, भावनात्मक क्षणों या शांत दृश्य, हर जगह कैमरे की गति दृश्य को अपना प्रभाव बताती है या दृश्य को अपना प्रभाव देती है। क्योंकि अगर कैमरे की जो मूवमेंट होती है उसी से जो दर्शक होते हैं या देखने वाले होते हैं वो जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समय और स्थान को नियंत्रित करने की क्षमता। किस तरह से कैमरे समय और स्थान को अपनी तरह से विस्तार और संकुचित कर सकते हैं। स्लो मोशन क्षणों को गहराई देते हैं, वहीं फास्ट मोशन नाटकीयता बढ़ाते हैं। यानी जो स्लो मोशन है वो गहराई दिखाते हैं। कभी आपने देखा होगा कोई जो पुरानी हमारी सीरियल्स वगैरह होते हैं उसमें जो हीरोइन है या फिर जो उसकी सास वगैरह होती है वो बोलती है क्या क्या क्या। ये जो है ये एक तरह से जो मूवमेंट है उसको दिखाने का कार्य करता है। मोटास में कैमरा और संपादन मिलकर समय को छोटे खंडों में बांट देते हैं। इस तरह कैमरे की एंगलिंग और लेंसिंग स्थान को बड़ा, छोटा या प्रभावशाली दिखा सकते हैं। यह क्षमता सिनेमा को अन्य कलाओं से अलग बनाती है। यानी ये सारी चीज़ें हैं जो अन्य कलाओं से सिनेमा को अलग बना देती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वास्तविकता और कल्पना के बीच पुल का कार्य। किस तरह से सिनेमा में अक्सर ऐसी स्थितियाँ फिल्माई जाती हैं जो वास्तविक जीवन में संभव ही नहीं है। कैमरा इन्हें वास्तविक बनाता है। विशेष तकनीकें जैसे फोकस में बदलाव, प्रकाश व्यवस्था, विभिन्न लेंसों ट्रैक्स से निर्देशक कल्पनाओं और यथार्थ के बीच एक दृश्यात्मक सेतु तैयार करते हैं। कैमरा दर्शकों को ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां वह महसूस करते हैं कि वह सब कुछ स्वयं देख रहे हैं और वो सब कुछ रियल है, ऐसी फीलिंग आती है। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कैमरा सिनेमा निर्माण की रीढ़ है। इसके बिना किसी कहानी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना संभव ही नहीं है। कैमरा न केवल दृश्य को पकड़ता है बल्कि उसे भावनाओं, सौंदर्य और प्रभाव से भर देता है। यह दर्शक के दृष्टिकोण, अनुभव और समझ को प्रभावित करता है। कैमरा गति, प्रकाश, कोण और संरचना के माध्यम से फिल्म को एक जीवित कला के रूप में बदल देता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कैमरा सिनेमा निर्माण का वह उपकरण है जो कहानी को जीवित करता है और दर्शक तक भावनाओं एवं संदेशों को सबसे प्रभावी रूप से पहुंचाता है और संदेश जो होते हैं या संवाद जो होता है उसे प्रभावी रूप से समझ पाते हैं जो देखने वाले हैं वो लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है। अथवा में दिया गया था कैमरा सिनेमा निर्माण की आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। यानी जो कैमरा है वो सिनेमा निर्माण की आधारभूत आवश्यकता है। ये चीज़ हम इस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं पर इसका भी हमें एक तरह से विश्लेषण करना है। चलिए देख लेते हैं ये कथन किस तरह से सत्य है। तो पहले हम देखेंगे परिचय। सिनेमा एक दृश्य प्रधान माध्यम है जिसके संपूर्ण अभिव्यक्ति कैमरा द्वारा ही संभव होती है। किसी भी फिल्म के निर्माण की शुरुआत विचार और कहानी से होती है परंतु उसे दृश्य रूप प्रदान करने का कार्य कैमरे ही करता है। कैमरा न केवल घटनाओं को रिकॉर्ड करता है बल्कि निर्देशक की दृष्टि, भावनाएं, माहौल, समय, स्थान और पात्रों के अनुभवों को भी दर्शकों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। इसीलिए कैमरा केवल तकनीकी उपकरण नहीं बल्कि सिनेमा की भाषा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यही कारण है कि सिनेमा को मूविंग इमेज का कला माध्यम कहा जाता है और इन इमेजों को बढ़ाने
का कार्य कैमरा करता है। इस प्रकार कैमरा सिनेमा निर्माण की रीढ़ और मूलभूत आवश्यकता के रूप में स्थापित हुआ है। आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन है या ये कहूँ जो परिचय है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के प्रमुख जो बिंदु है। तो पहला आप देखेंगे दृश्यात्मक अभिव्यक्ति का प्रमुख आधार किस तरह से फिल्म मूल रूप से दृश्य माध्यम है। कहानी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसका प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब वह चित्रों में बदलकर दर्शकों तक पहुंचती है, यानी जब वो चित्रों में चेंज होकर दर्शकों तक पहुंच जाती है। कैमरा हर दृश्य को एक विशिष्ट कोण यानी एंगल, दूरी, शॉट और गति के स्थान पकड़ता है जो दृश्य की गहराई, भावनात्मकता, प्रभाव और अर्थ को निर्धारित करता है। बिना कैमरे के दृश्य भाषा का निर्माण ही संभव नहीं है, यानी बिना कैमरे के हम कोई भी फिल्म नहीं बना सकते। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कहानी को दृश्य रूप देने की क्षमता किस तरह से कैमरा एक लिखित कहानी को दृश्य अनुभव में बदल देता है। कैमरे के माध्यम से पात्रों की भाव भंगिमाएं, संवाद की तीव्रता, माहौल, परिवेश, रोशनी और छाया दर्शकों तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए कैमरा क्लोज अप में भावनाओं को गहराई से दिखाते हैं, जबकि वाइड शॉट में दृश्य की विस्तार दिखाते हैं। इस प्रकार कैमरा कहानी को जीवित बनाता है, यानी कैमरा ही ऐसा है जो कहानी को एक जीवित रूप दे देता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दृश्य भाषा का निर्माण किस तरह से। सिनेमा की भाषा शब्दों से नहीं बल्कि कैमरा व्यवहार से बनती है। कैमरा मूवमेंट, एंगल, फ्रेमिंग, फोकस, प्रकाश, छाया आदि मिलकर एक दृश्यात्मक भाषा चलती है। यही भाषा दर्शकों को बताती है कि किस दृश्य को कैसे महसूस करना है, यानी जो फीलिंग्स वाली चीज़ें होती हैं वो कैमरे से ही उत्पन्न होती हैं। कहाँ तनाव है, कहाँ उत्साह है, कहाँ भावुकता है। इसीलिए कैमरा केवल रिकॉर्ड नहीं बल्कि भाषा का निर्माण भी करता है, यानी भाषा भी बनाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्देशक की दृष्टि को आकार देना किस तरह से। निर्देशक अपने विचारों और कल्पनाओं को कैमरे के माध्यम से साकार करता है। जिस दृश्य को निर्देशक जिस भाव के साथ दिखाना चाहता है उसी कैमरे की रूप में प्रस्तुत करता है। कैमरे की मदद से निर्देशक एक ही दृश्य को वास्तविकता से अलग, अधिक प्रभावशाली, अधिक प्रतीकात्मक या अधिक कलात्मक रूप देता है। इस प्रकार कैमरा निर्देशक की दृष्टि का विस्तार करता है। यह कैमरा जो है वो निर्देशक की दृष्टि से सारी चीज़ें प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समय और स्थान को नियंत्रित करने की क्षमता किस तरह से। सिनेमा में समय और स्थान वास्तविक नहीं बल्कि रचनात्मक होता है, यानी सारी चीज़ें फेक होती हैं। कैमरे की तकनीक जैसे कट, फ्लो मोशन, हाइम लेंस, जूम, पेन आदि के माध्यम से समय को कम ज़्यादा किया जा सकता है और स्थान को बदल तोड़कर दिखाया जा सकता है। कैमरे की यह क्षमता फिल्म को वास्तविक दुनिया से अलग, जादुई और सृजनात्मक अनुभव प्रदान कर, यानी जो चीज़ रियल में भी नहीं होती वो भी प्रकट कर देते हैं कैमरे की सहायता से। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने का साधन किस तरह से। दृश्य के भावनात्मक असर का निर्धारण कैमरा करता है। एक ही घटना को कैमरा अलग अलग एंगल और मूवमेंट से पकड़कर इसके अर्थ और भाव को बदल सकता है। डर, रोमांच, प्रेम, संघर्ष, उदासी ये सभी भाव कैमरे द्वारा ही जीवित होते हैं। इस प्रकार कैमरा सिनेमा के भावनात्मक स्तर का मूल संचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक तकनीक और सिनेमा का विकास किस तरह से। तकनीक के विकास से कैमरा लगातार उन्नत हुआ है। डिजिटल कैमरा, 3D कैमरा, ड्रोन कैमरा, मोबाइल कैमरा आदि ने सिनेमा की भावनाएं बढ़ा दी हैं। नई तकनीकों ने फिल्म निर्माण को आसान, विविधतापूर्ण और अधिक रचनात्मक बनाया है। कैमरे की इन नई संभावनाओं ने सिनेमा की भाषा और रूप शैली को भी व्यापक परिवर्तन किया है, या ये कहें व्यापक रूप में परिवर्तित कर दिया है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिख सिनेमा का अस्तित्व कैमरे के बिना संभव नहीं है। कैमरा न केवल दृश्य रिकॉर्ड करता है बल्कि सोच, कल्पना, भावनाएं, अनुभव और कला को जीवित रूप देता है। यह कहानी को
दृश्य रूप में बदलता है, दर्शकों की दृष्टि को आकार देता है और दर्शकों तक भावनात्मक तथा सौंदर्यात्मक अनुभव पहुंचाता है। तकनीक के विकास के साथ कैमरे ने सिनेमा को और अधिक व्यापक, प्रभावशाली और विविधतापूर्ण बनाया है। इसलिए यह कहना पूर्ण उचित है कि कैमरा सिनेमा निर्माण की आधारभूत आवश्यकता ही नहीं बल्कि सिनेमा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय तत्व है। यानी अगर कैमरा ना हो तो सिनेमा का होना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नई तकनीक ने किस प्रकार से सिनेमा को और भी प्रभावशाली बनाने का कार्य किया है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे, सिनेमा समय के साथ निरंतर बदलने वाली कला है। आरंभिक दौर में फिल्म केवल कैमरे, सामान्य प्रकाश और सीमित तकनीक पर आधारित होती थी, परंतु समय के साथ साथ विज्ञान और तकनीक के विस्तार ने फिल्मों के निर्माण, प्रस्तुति और दर्शक अनुभव दोनों को गहराई से प्रभावित किया। विशेषकर नई तकनीक ने फिल्मों की भाषा, रूप, प्रस्तुति, दृश्य शैली और दर्शकों तक पहुंचने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया। यानी ये सारी चीज़ें हम अब बदली हुई देख सकते हैं। आज सिनेमा केवल पर्दे तक दिखने वाली कहानी नहीं रह गई कि यह वह माध्यम बन चुकी है जो अपनी तकनीक मजबूती से दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। पुस्तकों के अनुसार भी नई तकनीक जैसे फोटोग्राफी का विकास, डिजिटल कैमरा तकनीक, एनिमेशन, वीएफएक्स, 3D, मोबाइल और इंटरनेट ने फिल्मों की संरचना को पूरी तरीके से बदल दिया। यानी अब हम उन्हें पूरी तरीके से बदलता हुआ देख सकते हैं। ये हो गया परिचय। अब हम देखेंगे मुख्य पॉइंट, यानी नई तकनीक ने सिनेमा को कैसे प्रभावशाली बनाया है, ये अब हम देखेंगे। तो ये पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, कैमरा, फोटोग्राफी और शूटिंग तकनीक में आधुनिक बदलाव। क्या क्या बदलाव आए हैं? नई तकनीक ने कैमरे की गुणवत्ता, दृश्य की स्पष्टता और वास्तविकता को अत्यधिक बढ़ा दिया है। यानी अब जो वास्तविकता है वो भी हम बढ़ती हुई देख सकते हैं। पहले जहां कैमरे स्थिर और सीमित थे, वहीं आज हाई डेफिनेशन डिजिटल कैमरे, ड्रोन कैमरे, मल्टी एक्शन शॉट और स्लो मोशन जैसी तकनीक कहानी को अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। पुस्तकों में बताया गया है कि नई तकनीक के प्रयोग से फिल्मों की पूरी तरह संरचना बदल गई है और क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में भी नए प्रयोग संभव हो पाए हैं। या नई नई चीज़ें अब हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एडिटिंग, कटिंग और मोटाज तकनीक का विकास। किस तरह से एडिटिंग किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। पहले एडिटिंग हाथों से की जाती थी जो समय साध्य और सीमित थी। आधुनिक डिजिटल एडिटिंग के आने से दृश्य संयोजन, लय, गति और प्रभाव को बढ़ाने के तरीके अत्यंत उत्पन्न हुए। पुस्तकों में भी बताया गया है कि एडिटिंग, मिक्सिंग और फोटोग्राफी ने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को बेहद सरल और शक्तिशाली बना दिया है। अब हम एआई की यूज से भी एडिटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एनिमेशन, वीएफएक्स और 3D तकनीक का प्रयोग। किस तरह से नई तकनीक ने सिनेमा को कल्पनाओं की दुनिया से जोड़ दिया। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स और 3D और सीजीआई तकनीक ने फिल्मों को ऐसे दृश्य संभव कर दिए जिन्हें वास्तविकता में फिल्माना संभव ही नहीं था। यानी वास्तविक जीवन में वो चीज़ होती भी नहीं है, बट वीएफएक्स और 3D की सहायता, सीजीआई की सहायता से हम उनका यूज़ कर लेते हैं। पुस्तक के अनुसार वीएफएक्स, 3D और एनिमेशन ने पूरी फिल्म संरचना को बदल दिया और फिल्मों को नई पहचान दी है, या ये कहें नया रूप प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिजिटल माध्यम और मोबाइल पर फिल्म प्रदर्शन की सुविधा। किस तरह से, इसमें आप पहले लिखेंगे, पहले फिल्म केवल सिनेमा घरों तक सीमित थी, परंतु नई तकनीक के कारण फिल्म मोबाइल, लैपटॉप, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और टीवी पर भी उपलब्ध हो गई हैं। यह परिवर्तन फिल्म के प्रभाव को कई गुना बढ़ाते हैं क्योंकि दर्शक अब किसी भी समय और किसी भी स्थान पर फिल्म देख सकते हैं। पुस्तकों में मोबाइल, इंटरनेट और टीवी के बढ़ते
उपयोगों को सिनेमा की पहुंच बढ़ने का महत्वपूर्ण पहलू बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि देखिए जैसे जैसे इन सब की पहुंच बढ़ रही है वैसे वैसे फिल्मों की जो पहुंच है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि पहले पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता था, जाना पड़ता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ध्वनि तकनीक और संगीत रिकॉर्डिंग में सुधार किस तरह। नई माइक्रोफोन, साउंड मिक्सिंग सॉफ्टवेयर, सराउंड साउंड, डलबाई डिजिटल और डलबाई ऑटोमोस जैसी तकनीक ने फिल्मों के श्रवण पक्ष को अत्यंत प्रभावशाली बनाया है। पहले ध्वनि सीमित और अप्राकृतिक होती थी, पर अब शोर, संगीत, संवाद और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को भावनात्मक और वास्तविक बनाता है। आधुनिक ध्वनि तकनीक से दर्शक कहानी को केवल देखता नहीं बल्कि महसूस भी कर पाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का योगदान। क्या क्या योगदान है चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कंप्यूटर तकनीक ने फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया बदल दी। स्क्रीन प्ले लिखने से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक हर चरण में डिजिटल तकनीक ने काम को तेज, सटीक और रचनात्मक बनाया। डिजिटल फिल्म मेकिंग के कारण कम बजट में भी बेहतर फिल्म बनने संभव हो गए। इससे एक फिल्मकारों और क्षेत्रीय भाषा के सिनेमाओं को भी बड़ा मंच मिल गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मल्टीप्लेक्स उन्नत प्रोजेक्शन और स्क्रीन तकनीक। किस तरह से सिनेमा घरों में नई तकनीकों के आने से दर्शकों के अनुभवों में बड़ा बदलाव आया। HD प्रोजेक्टर, 2K 4K रेजोल्यूशन स्क्रीन, 3D ग्लासेस और आरामदायक संरचना ने फिल्म देखने के अनुभवों को अधिक आकर्षित बनाया। मल्टीप्लेक्स संस्कृति ने नई कहानियों, नए कलाकारों और नई फिल्म शैलियों को स्वीकार्यता दी, जिससे सिनेमा अधिक विविधतापूर्ण और लोकप्रिय बन गई। क्योंकि देखिए अब जो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिलने लगी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे नई तकनीक ने सिनेमा को केवल आधुनिक ही नहीं बनाया बल्कि इसे अधिक जीवित, मनोरंजन और प्रभावशाली बनाने में नायक भूमिका निभाई। कैमरे की गुणवत्ता, एडिटिंग, VFX गति, डिजिटल माध्यम, मोबाइल और इंटरनेट, इन सभी ने फिल्म माध्यम को व्यापक और शक्तिशाली रूप दिया। आज का सिनेमा दर्शकों को केवल कहानी नहीं दिखाता बल्कि उसे एक अनुभव भी प्रदान करता है, यानी सिर्फ कहानी दिखाने का कार्य नहीं करता बल्कि उसे अनुभव भी देता है। तकनीक के कारण फिल्म अब अधिक वास्तविक, आकर्षण और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली हो चुकी है। इस प्रकार नई तकनीक न केवल सिनेमा की गुणवत्ता बढ़ाती है बल्कि इसे पहुंच, महत्व और प्रभाव दोनों को व्यक्त भी करती हैं, यह सामने भी लाती हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का अथवा में क्या क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन था मुगले आजम फिल्म की समीक्षा कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसकी आप समीक्षा कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का परिचय आप लिखेंगे भारतीय फिल्म के विकास को समझने पर स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक एवं सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्म ने सिनेमा की पहचान को गहराई दी। हिंदी सिनेमा के आरंभिक दशकों में फिल्म अक्सर भव्यता, संगीत, सामाजिक भावनाओं और करुण वीरता से जुड़ी कहानियों को प्रस्तुत करती थी। इस परंपरा से उत्पन्न एक महत्वपूर्ण कृति है मुगल-ए-आजम, जो भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक और कलात्मक बढ़ोतरी का प्रतीक मानी जाती है। यह फिल्म अपने प्रस्तुतिकरण, अभिनय, संगीत और संदेश के कारण कालजयी स्थान रखती है, यानी ये जो है ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपनी अभिनय, संगीत और जो संदेश है उसके माध्यम से। और हिंदी फिल्म परंपरा में भव्य ऐतिहासिक कथाओं की श्रेणी में मजबूत करती है, जैसे कि पाठ्य सामग्री में भी प्रारंभिक और मध्यकालीन हिंदी फिल्म की विशेषताओं में भव्य दृश्य, संगीत और भावनाओं को केंद्र में रखने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अब देखिए ये तो हो गया इंट्रो, इसको लिखेंगे कैसे। कथा संरचना और विषय वस्तु कैसी है। फिल्म का आधार एक ऐतिहासिक कथा है जिसमें प्रेम, सत्ता, कर्तव्य और संघर्ष जैसे तत्व प्रमुख हैं। कथा का विस्तार धीरे धीरे होता है और दर्शकों को पात्रों की
भावनाओं से जोड़ता है। हिंदी सिनेमा के विकास में भावनात्मक एवं सामाजिक विषयों को विशेष स्थान दिया गया है और यह फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। कथा का प्रस्तुतिकरण गंभीर, विस्तृत एवं नाटकीय है, जिससे फिल्म का प्रभाव और गहरा हो जाता है और जो दर्शक हैं वो फिल्म से जुड़ पाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऐतिहासिक परिवेश एवं दृश्य विन्यास किस तरह से इसमें आप लिखेंगे। हिंदी फिल्मों में भव्य सेट, परिधान और ऐतिहासिक वातावरण रचने की प्रकृति उभरती रही है। मुगल-ए-आजम ऐतिहासिक कला का पुनर्निर्माण अत्यंत विस्तृत और कलात्मक ढंग से किया गया। महलों, युद्ध स्थलों, दरबारों और शाही वातावरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक स्वाभाविक रूप से उस युग में पहुंच जाते हैं। फिल्म ने दृश्य विन्यास को भाव निष्ठावान का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया है। यानी जब दर्शक उस फिल्म को देख रहे होते हैं तो अपने आप को उस फिल्म के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अभिनय और चरित्र निर्माण किस तरह से फिल्म के पात्रों का निर्माण व्यक्तित्व, भावनाओं और उनके संघर्षों के माध्यम से एक विशिष्ट गहराई प्रदान करता है। हिंदी फिल्मों में आरंभिक दौर से ही चरित्रों की भावनाएं और उनकी सामाजिक स्थिति कहानी की धुरी बनाए रखती है या बनाती है। इस फिल्म में प्रत्येक पात्र का अभिनय ऐसा है कि जो कथा की गहराई और प्रभाव को बढ़ाता है। संवादों, मुद्राओं और भाव अभिव्यक्तित्व पर दिया गए विशेष ध्यान इस अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संगीत और गीतों का योगदान किस तरह से फिल्मों में संगीत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पाठ्य सामग्री में भी उल्लेख है कि फिल्मों में गीत संगीत कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम होता है और दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। मुगल-ए-आजम का गीत भी इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। गीतों की रचना, धुन, शब्द और प्रस्तुत कथा को भावपूर्ण बनाते हैं तथा दर्शक की संवेदनाओं को स्पष्ट करते हैं, यानी दर्शकों को एक तरह से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तकनीकी पक्ष और दृश्य कलात्मकता किस तरह से इसमें आप लिखेंगे। हिंदी फिल्मों में तकनीकी विकास ने प्रस्तुति को आधुनिक रूप देने में सहायता की है। फिल्म का छायांकन, कैमरा चलन, प्रकाश व्यवस्था और भव्य दृश्य को समायोजन इसे तकनीक दृष्टि से श्रेष्ठ बताता है। बड़े स्तर पर किए गए सेट निर्माण और दृश्य योजना फिल्म की कलात्मकता को परिनिष्ट करते हैं, यानी जो फिल्म की कलात्मकता है उसे बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भावनात्मक प्रभाव और सामाजिक संदेश किस तरह से हिंदी सिनेमा की परंपरा को सामाजिक मूल्य, त्याग, कर्तव्य और संघर्ष को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह फिल्म प्रेम और कर्तव्य के बीच टकराव को अत्यंत मानवीय ढंग से प्रस्तुत करती हैं। पात्रों के बीच संवाद और स्थिति के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की विस्तृत व्याख्या की गई है, जिससे दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय सिनेमा में फिल्म का महत्व किस तरह से। हिंदी फिल्मों में विकास क्रम में ऐसी कृतियों में मील का पत्थर माना जाता है जो सिनेमा की कला, तकनीक और मूल्य परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। मुगल-ए-आजम ने भारतीय फिल्मों की भव्यता, ऐतिहासिक कथा निर्माण और कलात्मकता को नई ऊंचाई दी। इस फिल्म को अक्सर भारतीय सिनेमा की पहचान को मजबूत करने वाली फिल्म माना जाता है, क्योंकि ये भारतीय सिनेमा की जो पहचान है उसे आगे बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे समग्र रूप से मुगल-ए-आजम भारतीय सिनेमा की एक ऐसी रचना है जिसने फिल्म, इतिहास, तकनीक, प्रयोग, संगीत, परंपरा और अभिनय कला को एक नई दिशा दी। यह फिल्म न केवल ऐतिहासिक कथा को भव्यता के साथ प्रस्तुत करती है बल्कि दर्शकों को गहरी भावनात्मक अनुभूति भी प्रदान करती है, यानी गहराई से जोड़ती है। हिंदी फिल्मों की परंपरा में जिस प्रकार सामाजिक भावनाएं, गीत, दृश्य रचना और मानवीय संघर्ष को महत्व दिया गया है, यह फिल्म उन सभी तत्वों को एक साथ जोड़कर कालिजीय कृति के रूप में
स्थान स्थापित करती है, यानी एक साथ स्थापित करने का भी कार्य करती है। यह स्पष्ट होता है कि मुगल आजम ने न केवल अपने समय में विशिष्ट पहचान बनाई, बल्कि आगे आने वाले ऐतिहासिक और भव्य फिल्मों के लिए मजबूत आधार भी तैयार किया। यानी अपने समय की ही ये अच्छी फिल्म नहीं रही, बल्कि जो आने वाली फ्यूचर की फिल्में थी उनके लिए भी इसने एक तरह से आधार प्रदान किया था। आई होप आपको क्वेश्चन एंड इसका जो निष्कर्ष है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ 4 जो पॉइंट्स है वो दे रखे हैं, लेकिन आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा हिंदी सिनेमा का आरंभिक दौर, यानी जो हिंदी सिनेमा का आरंभिक दौर था उस पर टिप्पणी करनी है। इसमें हम देखेंगे हिंदी सिनेमा का आरंभिक दौर भारतीय फिल्मों के निर्माण की नींव का समय माना जाता है। इस दौर की शुरुआत मूक फिल्मों से हुई, जहां संवाद नहीं होता था और कहानी मुख्य रूप से अभिनय, मुद्राएं और दृश्य प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्त की जाती थी। 1931 में ध्वनि के आने के बाद हिंदी फिल्मों को नई पहचान मिली और दर्शकों को लगाव बढ़ा। शुरुआती फिल्मों में पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों को प्रमुखता दी गई, क्योंकि दर्शकों ऐसे कथानकों से परिचित थे और इन्हें आसानी से स्वीकार करते थे। इस समय तकनीक सीमित थी, परंतु समर्पण और रचनात्मकता के कारण फिल्म भावनात्मक प्रभाव छोड़ती थी। हिंदी सिनेमा का यह दौर भारतीय समाज की परंपराओं, मान्यताओं और सांस्कृतिक जीवन को चित्रित करते हुए आगे की फिल्म परंपराओं की मजबूत नींव बनकर सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा हिंदी सिनेमा में गीत संगीत किस तरह से। चलिए इसको देख लेते हैं। हिंदी सिनेमा में गीत संगीत हमेशा से कहानी और भावनाओं को वो मुख्य आधार रहे हैं। भारतीय दर्शक संगीत प्रिय रहे, इसीलिए फिल्मों ने गीतों में पात्रों की भावनाओं, मनोभाव और परिस्थितियों को सुंदरता से व्यक्त किया। फिल्मों में गीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि कथा को आगे बढ़ाने का माध्यम होते थे। हिंदी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और आधुनिक संगीत, इन सभी का संतुलित रूप देखने को मिलता है, यानी मिश्रण हमें मिल जाता है। अनेक फिल्मों में गीत आज भी लोकप्रिय हैं, क्योंकि वह केवल धुन या शब्द नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदना, प्रेम, त्याग, संघर्ष और उम्मीद जैसे भावों को उजागर करते हैं। गीत संगीत ने हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का सफल साधन बनाया है। क्योंकि देखिए जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, वो भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट और सीक्वेंस किस तरह से। इस क्वेश्चन में आपको लिखना है फिल्म निर्माण में शॉर्ट और सीक्वेंस कहानी कहने की तकनीक में महत्वपूर्ण अंग है। एक शॉर्ट कैमरा का निरंतर चलने वाला हिस्सा होता है, जिसमें बिना रुकावट एक दृश्य रिकॉर्ड किया जाता है। विभिन्न शॉट जैसे क्लोज अप, मीडियम शॉट, लॉन्ग शॉट आदि दर्शकों को अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है और भावनाओं तथा घटनाओं को विशिष्ट प्रभाव के साथ प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर सीक्वेंस अनेक शॉटों का संयोजन होता है, यानी सारी चीज़ों को एक सुव्यवस्थित तरीके में लगाया जाता है, जो मिलकर किसी पूर्ण घटना या विचार को व्यक्त करते हैं। शॉट और सीक्वेंस की सही योजना फिल्म के प्रभाव को बढ़ाती है, कथा को गति देती है और दर्शकों को दृश्य रूप में कहानी से जोड़ती है। तभी जो दर्शक हैं वो दृश्य से जुड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मदर इंडिया फिल्म का कथानक, यानी जो मदर इंडिया फिल्म है उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी थी। चलिए देख लेते हैं। मदर इंडिया हिंदी सिनेमा की ऐसी कथा प्रस्तुति ही करती है जो भारतीय ग्रामीण समाज, संघर्ष, मातृत्व और नैतिकता के मूल्यों को केंद्र में रखती है। फिल्म की नायिका राधा अपने पति की अनुपस्थिति में कठिन परिस्थितियों में बच्चों को पालन पोषण करती है, यानी उनके पति की डेथ हो जाती है जब वो अपने जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करती हैं फिल्म में, और हर परिस्थिति में ईमानदारी तथा श्रम के मार्ग चुनती हैं। कर्ज, अकाल, बाढ़, गरीबी और सामाजिक चुनौतियों से लड़ते हुए
राधा अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती, यानी वो अपने सिद्धांतों पर खड़ी रहती हैं। कथानक का चरम वह स्थित है जब उसका बेटा बिरजू अन्याय और अत्याचार को बदल लेने के लिए हिंसा का मार्ग अपना लेता है, यानी जब उनका बेटा आगे चल के अन्याय और जो एक तरह से अत्याचार है उसको हटाने के लिए हिंसक रूप ले लेते हैं, लेकिन राधा समाज के हित और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए उसे रोकती हैं, यानी राधा फिर भी उसे रोकती हैं और जो समाज के हित हैं उन्हें सबसे ऊपर रखती हैं। पूरी कहानी भारतीय स्त्री की शक्ति, त्याग, संघर्ष, नैतिक दृष्टिता का प्रेरक चित्र प्रस्तुत करती हैं, यानी पूरी कहानी जो है वो भारतीय जो स्त्री है उसकी जो शक्ति है, त्याग है, संघर्ष है, नैतिक दृष्टिता है उसको दिखाने का कार्य करती है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा सेकंड जो क्वेश्चन पेपर था वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड अगर नोट्स देखना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू SL को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप ये सारे ही फीचर्स भी देख सकते हैं जो कि आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा ईजी एंड कम्फर्टेबल बना देंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।